नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस रहता है, उसके पीछे की वजह भी हम जानते हैं और आखिर में उन ट्रिगर्स के बारे में बातचीत होती है जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड की। पहली खबर, टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों में एथिकल कोड के उल्लंघन का दूसरा मामला सामने आया है। इस ग्रुप की सबसे ज्यादा कैश कमाने वाली कंपनी टीसीएस ने हाल ही में घूस लेकर नौकरी देने से जुड़े घोटाले में 6 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं अब इस समूह की स्टील उत्पादन के कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा स्टील ने भी 38 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों पर अनैतिक आचरण का आरोप था, यानी कि इन कर्मचारियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और जांच के बाद इन कर्मचारियों पर कंपनी की ओर से कार्रवाई की गई है। कुल 38 में से 35 कर्मचारियों को नैतिक मुद्दों से जुड़ी प्रथाओं के लिए निकाला गया है, जबकि अन्य 3 को सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए दंडित किया गया है। दूसरी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएसई को लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई को नोटिस भेजा है। नोटिस में सेबी ने एनएसई से उस आरोप पर सफाई मांगी है जिसमें कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के जरिए टैप नाम के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल की बात कही गई है। टैप यानी ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल 2013 में हुआ था और 4 साल बाद एनएसई को लोकेशन घोटाले की जांच के दौरान ये मामला सामने आया था। इस मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण भी आरोपी हैं। सेबी ने हाल ही में एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की फाइंडिंग्स के आधार पर एनएसई को शोकॉज नोटिस जारी किया, जिनको टैप सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल की जांच करने के लिए ही नियुक्त किया गया था। तीसरी खबर, अदानी समूह को लेकर गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल प्रमोटर्स आने वाले महीनों में ग्रुप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटा सकते हैं। इस हिस्सा बिक्री से जुटाई रकम का इस्तेमाल नए अवसरों पर खर्च करने के साथ साथ अन्य बिजनेस यूनिट्स में निवेश के तौर पर किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रमोटर्स ने अभी तक अमेरिकी कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स को ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची थी, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल में लगातार जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि समूह की कंपनियों में और ज्यादा हिस्सा बिक्री के लिए प्रमोटर्स अब अन्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी एशिया का एक फंड भी शामिल है और ये डील को लेकर सितंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। चौथी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस जियो इस हफ्ते 5G नेटवर्क उपकरण खरीदने के लिए नोकिया के साथ $1.7 अरब का करार कर सकती है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 45वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रिलायंस जियो की $1.6 अरब का लोन लेने के लिए सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन चेस के साथ बातचीत हो रही है, जिसका इस्तेमाल नोकिया से उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस जियो ने देश में वायरलेस सर्विसेज के विस्तार के लिए नोकिया को मेजर सप्लायर के तौर पर चुना था। पांचवी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में गो फर्स्ट को विमान लीज पर देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अगले 3 दिन के अंदर एयरपोर्ट पर खड़े 30 विमानों की जांच की अनुमति देने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लिए जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि लेसर्स एयरपोर्ट पर जा सकते हैं और वो महीने में कम से कम 2 बार विमानों का रखरखाव और निरीक्षण कर सकते हैं। ये फैसला लेसर्स की ओर से दी गई कई सारी अर्जियों के चलते लिया गया है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। अगली खबर भी वाडिया ग्रुप से ही जुड़ी है। टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित अपनी जमीन के एक हिस्से को बेच सकती है। ये सौदा 5,000 करोड़ रुपए की रकम में हो सकता है। माना जा रहा है कि जापान का एक बड़ा कॉर्पोरेट घराना इस जमीन को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन पर 20 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो सकता है, जिसका इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा सकता है। इस जमीन को बेचकर मिलने वाली रकम से कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करना चाहती है। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक इस कंपनी पर 3,456 करोड़ रुपए का नेट कर्ज है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय 2,674 करोड़ रुपए रही थी, पर इस दौरान कंपनी को 517 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आपको बता दें कि वाडिया ग्रुप के पास ग्रुप कंपनियों के जरिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 700 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। सातवीं खबर, ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार से जुड़ी कंपनी फार्मेसी की राइट्स इशू के जरिए 2,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने इस योजना के बारे में बोर्ड और निवेशकों को जानकारी दे दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार फार्मेसी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स की ₹5 प्रति शेयर के भाव पर नए शेयर जारी करने की योजना है, जबकि 2021 में इस कंपनी ने ₹50 प्रति शेयर के भाव पर पूंजी जुटाई थी। यानी कि 2021 के मुकाबले
90% डिस्काउंट पर शेयर जारी करने की योजना तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार फार्मेसी का वैल्यूएशन 50 से 60 करोड़ डॉलर हो सकता है, जो कि 2 साल पहले 5.6 अरब डॉलर था। राइट्स इशू से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान यानी लोन के भुगतान पर किया जाएगा, जो कि गोल्डमैन सैक्स से लिया गया था। 8वीं खबर, एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शेयरधारकों और निवेशकों का इस कंपनी और फाउंडर्स पर भरोसा उठता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कंपनी के कुछ निवेशक इस कंपनी के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बायजू रविंद्रन को कंपनी से बाहर करना चाहते हैं। दरअसल 4 जुलाई को बुलाई गई ईजीएम में कंपनी के कुछ निवेशकों की ओर से बायजू रविंद्रन को हटाने और उनकी जगह नए अंतरिम सीईओ को अपॉइंट किए जाने की मांग उठी थी। यह भी कहा गया है कि बायजू रविंद्रन तब तक अपने पद पर नहीं रहें जब तक कि कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आ जाता है। हालांकि ये एजीएम शेयरधारकों को नए ऑडिटर और रीस्ट्रक्चरिंग योजना के बारे में अपडेट करने के लिए बुलाई गई थी। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की। कुछ ऐसे स्टॉक्स पर, ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला और उसकी वजह भी समझ लेते हैं, उसका कारण भी जान लेते हैं। पहली खबर, पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर में गुरुवार को भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ 978 रुपए पर खुला था और बाद में 982 रुपए तक भी गया था, पर खुलने के बाद से ही शेयर में ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया और शेयर करीब 1% की कमजोरी लेकर बंद हुआ। दरअसल शेयर में शुरुआती तेजी आई थी ब्लॉक डील की वजह से। स्टॉक एक्सचेंजों पर इस कंपनी के 61.1 लाख शेयरों का बड़ा सौदा हुआ, जो कि कुल इक्विटी के करीब 2.5% हिस्से के बराबर है। यह सौदा 941 रुपए के औसत भाव पर हुआ, जो कि बुधवार की 950 रुपए के आसपास की क्लोजिंग से 1% के डिस्काउंट पर था। इस डील की वैल्यू 575 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। ये किसने खरीदे हैं या किसने बेचे हैं शेयर, ये तो पता नहीं लग पाया, पर हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विदेशी संस्थागत निवेशक की इस कंपनी में हिस्सा बेचने की योजना थी। दूसरी खबर, डीसीबी बैंक का शेयर गुरुवार 6 जुलाई को 8.25% तक उछल गया था। दिन के दौरान शेयर ने 132 रुपए 45 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ था और क्लोजिंग करीब 5.5% की मजबूती के साथ देखने को मिली। 132 रुपए 45 पैसे का भाव 141 रुपए 20 पैसे का जो 52 वीक हाई है उसके बेहद करीब पहुंच गया था। खबर यह है कि डीसीबी बैंक में निवेश बढ़ाने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से टाटा म्यूचुअल फंड को मंजूरी मिल गई है। 5 जुलाई की शाम को बैंक को आरबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक टाटा म्यूचुअल फंड को अपनी स्कीमों के जरिए इस बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 7.5% तक करने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि डीआईएस यानी घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार डीसीबी बैंक में हिस्सा बढ़ा रहे हैं। मार्च 2023 के अंत तक डीआईएस की इस बैंक में हिस्सेदारी बढ़कर 39.96% हो गई थी, जो कि सितंबर 2022 में 37.51% थी और दिसंबर 2022 में 39.46% पर थी। तीसरी खबर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में गुरुवार को 5.25% तक की तेजी देखने को मिली। इंटरडे में यह शेयर 42 रुपए 80 पैसे तक उछल गया था, जो कि शेयर का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है और क्लोजिंग करीब 1.25% की मजबूती के साथ देखने को मिली। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के मजबूत बिजनेस अपडेट्स जारी करने के बाद शेयर में एक्शन देखने को मिला। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में इस बैंक के डिपॉजिट में साल दर साल 44% की बढ़ोतरी हुई है। जून अंत तक बैंक के कुल डिपॉजिट बढ़कर 26,655 करोड़ रुपए रहे हैं। कासा डिपॉजिट पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर 6,550 करोड़ रुपए रहे हैं और एडवांसेस यानी लोन बुक में भी 31% की वृद्धि हुई है। बैंक के कुल एडवांसेस बढ़कर 25,346 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। चौथी खबर, आरपीपी इंफ्रा के शेयर में गुरुवार को 17% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। गुरुवार के सत्र में शेयर ने 66 रुपए 50 पैसे का इंटरडे हाई छुआ था, जो कि इस शेयर का 1 साल का यानी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। दरअसल इस कंपनी को कई बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं। इन ऑर्डर्स की कुल वैल्यू 279 करोड़ 30 लाख रुपए की आंकी गई है, जिसके बाद शेयर में खरीदारी करने वालों की लाइन लगी। इस कंपनी को तमिलनाडु में फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए 125.85 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इन ऑर्डर्स में मदुरई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 41.15 करोड़ का ऑर्डर भी शामिल है। यही नहीं, इसमें 122.3 करोड़ के ऑर्डर भी हैं, जो कि कई सारे नगर निगम से मिले हैं। मौजूदा वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार और हाउस सर्विस कनेक्शन मुहैया करवाने के लिए। नए ऑर्डर के बाद कंपनी की कुल ऑर्डर बुक बढ़कर 3,240 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। पांचवी खबर, आरपीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी केईसी इंटरनेशनल के शेयर में गुरुवार को 5% तक की बढ़त देखने को मिली। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 603 रुपए 80 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। गुरुवार को इस कंपनी को कुल 1,000
42 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। हाल ही में इस कंपनी ने रेलवे सेगमेंट में एंट्री की थी और अब इस सेगमेंट में पहला विदेशी ऑर्डर मिला है। इन ऑर्डर्स में सार्क देशों से सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। इसके अलावा इन ऑर्डर्स में मध्य पूर्व एशिया, यूरोप, अमेरिका में TND प्रोजेक्ट भी शामिल हैं और बड़ी स्टील कंपनी से कई प्रकार की केबल्स की भारत और विदेश में सप्लाई के लेकर भी ऑर्डर शामिल हैं। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है शो को समेटने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि शुक्रवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 7 जुलाई की जहां तक बात है तो IOC की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। साथ ही 7 जुलाई को सुजलॉन एनर्जी की भी बोर्ड बैठक है, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर इस कंपनी का बोर्ड भी विचार करता हुआ नजर आएगा। IPO मार्केट एक्शन में रहेगा क्योंकि आइडिया 4, जिसको शानदार रिस्पांस मिला था, 106 गुना से ज्यादा ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। कैसी लिस्टिंग होती है, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से शेयर में उछाल आता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो इशू प्राइस है वो 672 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं, खासतौर पर 11 ऐसी कंपनियां हैं जिनके डिविडेंड की एक्स डेट है, तो शेयरों में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सिस बैंक है, भारत फोर्ज है, इसके अलावा डेल्टा कॉप, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ और कंपनियां हैं। साथ ही अशोक लेलैंड, बायकॉन, इनके जो डिविडेंड की घोषणा हुई थी उसकी भी एक्स डेट शुक्रवार को ही है, तो शेयरों में उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। रोटो पंप्स के शेयर पर नजर रखिएगा क्योंकि 1:1 की जो बोनस की घोषणा हुई थी उसकी भी एक्स डेट है, तो अगर शेयर में आपको बड़ी गिरावट या एडजस्टमेंट देखने को मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके शेयरों की संख्या बढ़ गई है और आपका जो भाव है 1:1 की रेशो में एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूएस के लिए जो जून महीने के रोजगार के आंकड़े हैं वो जारी होते हुए नजर आएंगे। कितनी नौकरियां जुड़ती हैं और बेरोजगारी दर कहां पे आती है, इस पर ग्लोबल मार्केट्स की नजर रहने वाली है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों की भी सूची आपको पता चल गई होगी। तो शुक्रवार 7 जुलाई को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, कॉर्पोरेट से जुड़े नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।